बाजार इसके न्यू एनर्जी बिजनेस को और अब धीरे धीरे वापस 8 साल के गैप के बाद वापस आते हुए गैस के बिजनेस को कैसे वैल्यूएशन देगा, ये देखना चाहिए हमें। और आज देखिए बाजार ऑलरेडी उसको खींच दिया। ये 2 स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र जिन पे बनी हुई है। और तीसरी बात जो हम अजय वग्गा से भी करेंगे वो ये है कि जो इंक्रीज लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, चाइना में भी कुछ और हिस्से में लॉकडाउन की बात आई फिर से, और कुछ इसी तरह की सिमरिंग लॉकडाउन की बातें ग्लोबली और भी आई हैं। ये कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि दोपहर में एक सडन क्रैक तो आया था जब वो चाइना में फ्रेश लॉकडाउन की बात आई थी, लेकिन बाजार संभल गया। इनफैक्ट बाजार में बहुत पुरानी कहावत है कि दैट द मार्केट डजंट रिएक्ट टू द सेम काइंड बैड न्यूज ट्वाइस। तो इस बार अगर भगवान ना करे कि वापस लॉकडाउन आए और वापस से अगर कोरोना के केसेस कहीं बढ़ने लगे, तो इस बार रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर वे से बाजार रिएक्ट करेगा, उसी पैनिक स्ट्रक मैनर से नहीं करेगा मेरी राय में, जैसा कि पहले हमने किया। इनफैक्ट प्रियंका, यही बातचीत हम शुरू करते हैं अजय वग्गा जी के साथ। अजय तो खैर बाजार के वेटरन हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स पे कुछ खास नजर रखते हैं। तो अजय, गुड आफ्टरनून, ET Now स्वदेश पे आपका स्वागत है। ये जो चाइना में फ्रेश लॉकडाउन की खबर आई और लास्ट एक हफ्ते से कुछ और पार्ट्स में पैच्ड वे में लॉकडाउन हो रहे हैं, ये कितना बड़ा रिस्क है? बाजार इसको किस तरह से रीड कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए, आपने ऑलरेडी उत्तर दिया है अजय जी कि बाजार उतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा। और हमने ये पहले भी देखा है कि एक पोर्ट इनका बंद हुआ था 2 महीने पहले, और अब क्या है, इन्होंने सक्षमता बहुत तेज कर ली है। अब एक 4 मिलियन की आबादी की, 40 लाख की आबादी की एक सिटी को इन्होंने शट डाउन किया है, जो कि टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब है। बट क्या करते हैं ये, दिन भर में हर रोज ये 30-40 लाख लोगों को टेस्टिंग करते हैं रोज, जब तक कि जितने लोगों को पॉजिटिविटी है उनको वो क्वारंटाइन कर लेते हैं। ये इन्होंने ऑलरेडी किया जब पोर्ट, एक जो 3rd बिगेस्ट इनका पोर्ट था, वो बंद हुआ था 2 महीने पहले, और बहुत एक ट्रांजिएंट इम्पैक्ट आया था। सो कोविड का खतरा पूरी तरह गया नहीं। 3rd वेव दुनिया में आएगी नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है, बट ये जरूर है कि कैपेसिटी बढ़ गई है सरकारों की इसको एड्रेस करने में। और साथ में जो बड़ी बात है कि लगभग 600 करोड़ वैक्सीनें दुनिया भर में लग गई हैं। पूरे ये जो गरीब देश हैं वहां पे इतनी नहीं पहुंची है, बट विकसित देश जो है और जहां से ज्यादा GDP आता है दुनिया का, वहां पे वैक्सीन का पेनिट्रेशन काफी हाई हो गया है। चाइना ने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनें ऑलरेडी लगा दी हैं अपने पॉपुलेशन में, और बहुत तेजी से ये बढ़ रहे हैं। तो मुझे इसका इतना असर आते नहीं दिखता। इनफैक्ट अगर आप देखें अजय जी, तो काफी दिग्गज ब्रोकरेजेस ने चाइना को अब आउट परफॉर्म पे रखा है, क्योंकि बहुत अंडर परफॉर्म किया है ये मार्केट। डिफॉल्ट्स इनके लाइफ टाइम हाइस पे रहे, लगभग 8.5 से 9 बिलियन डॉलर्स के डिफॉल्ट हुए हैं। रियल एस्टेट मार्केट में इश्यूज हैं। सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है पोल्यूशन के चलते, और बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक्स आ रहे हैं फरवरी में, उसके लिए ये नॉर्मली पोल्यूशन को कम करते हैं। तो ये सेकंड हाफ में हमने देखा है काफी इन्होंने पावर की कटौती भी की और फैक्ट्रियां भी बंद कराई, पॉल्यूटिंग फैक्ट्रियां, जिससे कि थोड़ा इकोनॉमी पे असर आएगा इस साल भी और अगले साल भी। बट वो मार्केट ने ज्यादातर पचा लिया है और अब चाइनीज स्टॉक लोग फिर से देख रहे हैं। तो रेगुलेटरी इशू रहा, सरकारी इशू रहा पावर और पोल्यूशन के चलते, तीसरा डिफॉल्ट्स का ओवरस्ट्रेच, और चौथा इस बार इन्होंने जिस तरह से 2008 में बढ़ाया था अपना मॉनेटरी ट्रांसमिशन, वो नहीं बढ़ाया। तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ नहीं लाए, उससे मायूसी थी थोड़ी मार्केट्स में। बट अब बचाई जा रही है और लग रहा है कि फिर चाइना की अर्निंग्स लौटेंगे और उसके चलते मुझे लगता है नया निवेश आएगा चाइना में। जी अजय। चलिए, तो बिल्कुल अजय जी, प्रियंका यार, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे थे ग्लोबल सिनेरियोस की बात करें, क्योंकि हम अगर जनवरी से इंडियन इंडाइसेस की बात करें एज कंपेयर टू अदर पेयर्स, बाकी और इकोनॉमीज की बात करें, तो ये जो अभी फिलहाल के लिए जो एक शॉर्ट टर्म सी करेक्शन है जो एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, इसको अगर आप छोड़ दें, ये भी कोई खास मीनिंगफुल करेक्शन नहीं रही है जनवरी से अब तक। अगर हम दूसरे पेयर्स के कंपैरिजन
हम किसी मीनिंगफुल करेक्शन के फेज में नहीं गए हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ से आगे किस तरह की डायरेक्शन मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए रह सकती है? कौन से ग्लोबल इंडिकेटर्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे, या फिर डोमेस्टिक फ्रंट पे कौन से इंडिकेटर्स है जो सपोर्ट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप अप्रैल 1 से देखें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, तो एफआईज तो बेचते रहे हैं। एफआईज ने लगभग 40,000 करोड़ बेचा है हमारे मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज खरीद रहे थे। ये पहला महीना है अक्टूबर का जहां म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने लगभग 2,500 करोड़ की बिकवाली की है डीआईआईस ने। नॉर्मली हम देख रहे थे कि 8 से 9,000 करोड़ की खरीदारी आ रही थी। तो ये एक इंडिकेटर है कि जरूर म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज इस बारी आउटफ्लोज में डील हुए हैं। अजय जी, आपको यहाँ रोकेंगे, एक इंपॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं। आपको लिए चलते हैं पंजाब समिट में, जहाँ पंजाब सीएम एड्रेस कर रहे हैं, ये सुनते हैं। The same way, your presence in Punjab is important. Sun and moon, stars, the sky, and we need you. All we have all learned new ways of interaction during the last 1.5 years. The progressive Punjab Investor Summit is being led as part of our commitment to engage with the industry on a continuous basis. Though I would have been very keen to meet you all in person, but COVID-19 situation has restricted travel and hence this virtual event today. I look forward to meet you all physically when the situation permits. Punjab has always been a trendsetter, taking forward our tradition. This year's summit will also be entirely about MOUs. It will be about sharing ideas, for brainstorming, for learning from each other. It is your ideas that will help us build a roadmap. चले तो बिल्कुल हम सुन रहे थे पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट में पंजाब सीएम एड्रेस कर रहे थे। और एक बार फिर से लौटते हैं अजय बग्गा के पास। अजय जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, देखिए, फ्लोज के तौर पे तो एफआईज ने बिकवाली की है अभी तक ईयर टू डेट। डीआईआईज इसको पिकअप कर रहे थे। अक्टूबर में उनके भी फ्लोज नेगेटिव टर्न हुए। तो ये देखना है कि ये ट्रेंड किस तरह रहता है। तो फ्लोज थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। दूसरा, वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशंस हायर लेवल पे हैं मार्केट्स के। 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड देखें तो काफ़ी कंपनियां बहुत एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे चल रही हैं, जिससे कि आपका जो प्रीमियम है बाकी एशियाई मार्केट्स के मुकाबले या इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले वो हिस्टोरिकल हाई पे है। इसमें क्या होता है कि विदेशी निवेशक थोड़ा फिर पैसा रीएलोकेट करते हैं लोअर लेवल के वैल्यूएशन के मार्केट्स में। वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी आई जिन्होंने भारत को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म या सिर्फ परफॉर्म नॉर्मल मार्केट पे रखा, आउट परफॉर्मर से निकाल के। तीसरी बात है, अर्निंग सीजन देखें तो थोड़ा मिला जुला है, क्योंकि लगभग 45% निफ्टी के जो अर्निंग्स हैं वो कमोडिटी रिलेटेड आ जाते हैं। तो कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने के कारण और इतना पास ऑन नहीं कर पाई कंपनियां। अगर आप देखें तो मार्जिन एक स्क्वीज है, चाहे टॉप लाइन बड़ी है बट मार्जिन कम हो रहे हैं कंपनियों के। वेज इन्फ्लेशन है, साथ में कमोडिटी इन्फ्लेशन है। तो अर्निंग्स पे हमें थोड़ा वेट करके देखते हैं और ये अर्निंग सीजन निकले तो आइडिया मिलेगा कि टॉप 500 कंपनीज कहाँ जा रही हैं। चौथा बात है कि आपके फंडामेंटल्स इकोनॉमी के बहुत स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे स्तर पे आया है और लगभग 20 करोड़ वैक्सीनेशन महीने के रहेंगे
तो अगले मार्च तक उम्मीद है कि लगभग सारी पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। तो रिकवरी ट्रेड जरूर है भारत। और पांचवा बात है कि फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। सरकार ने भी काफी टाइटनेस रखी, तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। बैंक्स के एनपीएस देखें तो कंट्रोल में है। साइक्लिकल रिकवरी आ रही है। तो ऐसे माहौल में क्या चलेगा? चलेगा साइक्लिकल और आपका डोमेस्टिक। दूसरा मैं कहूंगा कि एक ट्रेड आप ले सकते हैं आईटी अभी आउट ऑफ फेवर जरूर आया है पिछले एक महीने में कि ग्लोबली इनका वेज इन्फ्लेशन है और मार्जिन्स पे प्रेशर है। बट हमारा अगर आप मॉडल्स देखें हमारे आईटी का, और जहां क्लाउड और डिजिटाइजेशन में इतनी बढ़ोतरी है दुनिया भर में, तो इनके लिए रनवे बहुत तेज है, बहुत बड़ा लंबा रनवे है। मैं अभी भी कहूँगा आईटी खरीदे जा सकते हैं इन लेवल्स पे। चाहे वैल्यूएशंस बढ़ गए थे, थोड़ा करेक्शन हमने ज़रूर देखा है स्पेशली दिग्गज आईटी में, बट ये एक ट्रेड रहेगा। तो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल्स हो गए, सीमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गए, कैपिटल गुड्स, ये लौटते दिखते हैं अगले साल। ये सबसे बड़े सेक्टर्स रहेंगे हमारे जहन में अभी। ओवरऑल नवंबर बहुत स्ट्रॉन्ग महीना रहता है, बेस्ट महीना रहता है मार्केट्स का, और यहाँ से फरवरी तक मार्केट्स नॉर्मली आउट परफॉर्म करते हैं ग्लोबली। अगर आप देखें 1950 ऑनवर्ड्स आंकड़े, भारत में भी हमने देखा नवंबर से फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है नॉर्मली, और बजट के चलते भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं मार्केट्स, उसमें पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू लेता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा कॉशन है वैल्यूएशंस के चलते और फ्लोज के चलते। ग्लोबली कमोडिटीज के प्राइस बढ़े हैं, स्पेशली तेल की कीमतें हमारे को इम्पैक्ट करती हैं ज़रूर, उससे कुछ सेक्टर्स में मार्जिन इरोजन होगा, उससे आपको बच के रहना है। और डोमेस्टिक साइक्लिकल स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है। अजय, ये जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है लगातार कि इन्फ्लेशन वापस आ रहा है, किस लेवल तक इन्फ्लेशन का वापस आना एक्चुअली बाजार के लिए पॉजिटिव है कि ग्रोथ वापस आ रही है, और किस लेवल के बाद ये एक्चुअली चिंता का विषय हो जाएगा कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी को वापस समेटना शुरू कर देंगे? आप देखिए, आप थर्सडे को ईसीबी की बैठक है, और उम्मीद यही है, पिछली बारी भी उन्होंने यही कहा कि जो एक्स्ट्रा था बॉन्ड बाइंग वो उसमें कटौती करेंगे, जो नॉर्मल चल रहा था वो चलता रहेगा। तो अब देखते हैं क्या वो कहते हैं। फिर फेड की बैठक इस बारी नवंबर की बैठक में अजय जी आ जाएगा कि टेपर का प्रोग्राम, और लगता है कि या नवंबर से ही या दिसंबर में वो 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की कटौती करेंगे, जो 120 बिलियन उनका अभी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, और जून के चलते ये पूरी तरह से ढल जाएगा। तो जून तक ये जीरो पे आ जाएगा। तो 120/6 आप कर लीजिए, तो 10 से 15 बिलियन डॉलर्स या 20 बिलियन डॉलर्स का कटौती आती जाएगी। मार्केट्स ने इसको तो पचा लिया है, जो नहीं पचा है वो इंटरेस्ट रेट है, जो लगता है कि 2023 में ही फर्स्ट हाइक आएगा फेड का, उससे पहले लगता नहीं। उससे पहले अहम चीज जो आएगी कि दिसंबर तक जो पोस्टपोन हुआ था डेट सीलिंग, वो बढ़ा लिया जाए, लगता है बढ़ जाएगा। फिर पावेल का कार्यकाल खत्म होता है फरवरी में। जेनेट येलेन उनके जरूर सपोर्ट में है, जो प्रोग्रेसिव तबका है डेमोक्रेट्स का, वो नहीं चाहता कि पावेल को वापस लाया जाए, क्योंकि वो डीरेगुलेशन के हित में थे। तो वो थोड़ा सा डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। उसके बारे में पता चल जाएगा अगले 3-4 हफ्ते में, मेरे ख्याल से इंडिकेशन आ जाएगा कि उनको फिर से एक कंटिन्यूटी रहती है कि कोई नया आएगा तो ब्रेनार्ड आ सकती हैं, उनका नाम काफी आगे है। बट ये तय है कि फेड का टेपर रहेगा, मार्केट ने पचा लिया है। ज्यादातर हमने देखा है कि जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल शुरू होती है, उसके अगले 1 साल मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो दिखा रहा है कि इकोनॉमी में तेजी है और वो फंडामेंटल्स में फ्लो थ्रू करता है। तो 1 साल लगता है जब तक इकोनॉमी में ठहराव आता है, मार्केट्स आगे दौड़ जाते हैं। तो 1 साल और मार्केट की अवधि लगती है, 1 से 1.5 साल। अगर आप सोचें कि 2022 के लास्ट क्वार्टर में पहला रेट हाइक आता है अमेरिका में, तो आपको 1 साल मिलता है। अगर 2023 के मार्च तक आता है तो 1.5-2 साल का एक हमें दिखता है विजिबिलिटी।
सेविंग्स बहुत हाई हैं, सेविंग पूल्स बहुत हाई हैं ग्लोबली, कंज्यूमर्स के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए हैं, तो वो सब कंजम्पशन में आएगा। तो अभी तो ठहराव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा $27 ट्रिलियन का मॉनेटरी स्टिमुलस डाला गया ग्लोबल इकोनॉमी। 80 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 27 ट्रिलियन आप डालेंगे तो काफ़ी साल लगेंगे उसका इम्पैक्ट निकलने में। तो लगता है कि अभी तो 1-2 साल और लिक्विडिटी ड्रिवन ये मार्केट्स अच्छा आउट परफॉर्म करना चाहिए। इंडिया की साइकिल तो अब टर्न हो रही है, तो इंडिया की बारी तो अब शुरू हो रही है। चाहे हमारे मार्केट ने 30% रिटर्न दिया है साल में, आउट परफॉर्मिंग मार्केट है, वो थोड़ा शायद ठहराव ले ले, बट इकोनॉमी वाइज तो अभी हमारी शुरुआत हो रही है। अगले 2-3 साल बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी इंडिया में। अजय, आपका पोर्टफोलियो इस समय किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है? किन चीजों पे आप ओवरवेट हैं और इंक्रीमेंटली किस तरफ आप सुझाव देंगे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जी बिल्कुल अजय जी, मैं यही कहूंगा कि आम निवेशक को अपना एसेट एलोकेशन देखना है, टाइमिंग कोई नहीं कह सकता। अब हमें लगता है ये 2 साल और मार्केट भागना चाहिए अच्छा, बट कौन कह सकता है, कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाए, कुछ आ जाए, वो चीजें आती रहती हैं। तो पहले तो एसेट एलोकेशन जरूर देखना सबसे अहम रहेगा। अगर आपको 60-70% इक्विटी में पैसे डालने और जिस तरह से मार्केट भागा है 30%, अगर आप वो 75-80 पे पहुंच गए हैं तो अच्छा है कुछ मुनाफा ले लेना और वापस अपने एलोकेशन में आ जाना। दूसरी बात, जो सेक्टर्स पसंद है, डोमेस्टिक साइक्लिकल्स, हमें लगता है उनका टाइम लौट के आ रहा है अच्छा। इंडस्ट्रियल्स हो गए, कैपिटल गुड प्रोवाइडर्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट को जो सप्लायर्स हैं वो कंपनियां, आई थिंक ये सब होंगी। ओवरऑल आपको जो थीमें देखनी है, एक तो डीलेवरेजिंग बड़ी जबरदस्त हुई है इकोनॉमी में, कंपनीज बहुत तगड़े निकल के, सुदृढ़ कंपनियां निकल के आ रही हैं। मार्केट लीडर्स के साथ रहना है, ईमानदार कॉर्पोरेट्स, और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो हो, जिसका फ्री कैश फ्लो अच्छा हो, ज्यादा लेवरेज ना हो, ये सब आपको देख के आना है। प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, उसमें थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। जो लॉस मेकिंग कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, उनमें से कुछ चलेंगी, कुछ डूब जाएंगी, वो कह नहीं सकते कौन सी चलेंगी। तो अच्छा है थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के उनको भूल जाए, और वो जो चल जाएगा वो 1-2 आपके पूरे बाकी के कंपनीज के लॉसेस को टेक ओवर कर लेगा। तो ये एक तरीका रहेगा बनाने का। बैंक्स, फाइनेंशियल सबसे चुनिंदा सेक्टर रहेगा, सीमेंट हो गया, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स हो गया, और आईटी, क्योंकि आईटी आउट ऑफ फेवर है, बट जिस तरह से नैस्डैक परफॉर्मेंस है, जिस तरह यूएस आईटी की परफॉर्मेंस आ रही है, मुझे लगता है कि मल्टी ईयर ग्रोथ है। और हमारी कंपनी सप्लायर्स हैं उन सब कंपनियों को, वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, सर्विस देते हैं, और ये डिजिटाइजेशन, क्लाउड की सर्विस बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, ये मेगा ट्रेंड्स हैं, और हमारी सब कंपनियां इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और अभी शुरुआत है उनकी ये ग्रोथ में। तो ये बहुत एक आपके पास लंबा रनवे है आईटी में, उसमें बने रहिए। ये शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करने का टाइम है, बट उसको होल्ड करिए तो अच्छा रिटर्न देंगे 2 साल 3 साल की अवधि में। जी, साथ ही अजय जी, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स हैं जो हम देखते हैं कि एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस के दौर से गुजरते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें रियल एस्टेट स्पेस, वो मल्टी ईयर बुल रन में कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद अब इस फेज में आया है, यहाँ से वो और तेज होगा अभी। ऐसे कौन से सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए हो? बैंक्स की हर कोई बात कर रहा है कि पीएसयू बैंक्स में द वर्स्ट इज ओवर नाउ, और वहाँ से भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। ऐसे और कौन से सेक्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे या जो आपके रडार पे होंगे जो अब अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकल रहे हैं और जहाँ निवेश के अच्छे मौके हैं? देखिए, पैसा कहाँ आ रहा है ये हमें देखना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आईटी कॉन्ट्रेरियन बैठा है, आईटी से निकले लोग, बट ज्यादा पैसा लग रहा है फाइनेंस और बैंकिंग में, ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड थीम्स, इंडस्ट्रियल्स रिलेटेड थीम्स, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। फार्मा से पैसा निकला, आईटी से निकला, और इन सब में गया। अब क्या अभी चलेगा? होटल्स था, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले टाइम था होटल्स खरीदने का। एयरलाइंस अब टर्न हो रहे हैं, सिनेमा कंपनियां ऑलरेडी आउट परफॉर्म करी हैं, बट यहाँ से भी आगे ग्रोथ आता है।
हमें नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड वेव आएगा। अब देखना दिवाली के बाद, फेस्टिवल सीजन के बाद अगर केसेस बढ़ते हैं, बट 100 करोड़ अगर आपने वैक्सीन लगा दिए हैं तो काफी हद तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच रहे हैं। तो लगता है कि इस बारी एयरलाइंस, होटल्स, सिनेमा, ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये सब अब फेवर में आ सकते हैं। तो ये सेक्टर्स बट ऑलरेडी चल गए हैं, ये 6 महीने पुरानी थी। तो अभी आपको क्या देखना है, अभी अगले साल के नजरिए से देखें, एनपीएस कम हो रहे हैं, बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। जब इकोनॉमी टेक ऑफ करती है नॉर्मली बैंक्स और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, मेगा ट्रेंड्स में क्या है, जो कंजम्पशन थीम्स आ रही हैं भारत में, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है बहुत म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में, ये अच्छा करेंगे और पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। ब्रोकरेजेस बहुत हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं, वहां से पैसा अभी आप थोड़ा निकाल सकते हैं। ये जिस तरह के वैल्यूएशन आ गए हैं, चाहे उनका भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, बट ओवरऑल आप देखें तो बहुत स्मॉल बेस से वर्टिकल ग्रोथ इनकी जरूर आई, बट यहाँ से बढ़ना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली अगर मार्केट को कुछ झटका लगता है तो ये बहुत सीजनल एक स्टॉक बन सकते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। टेलीकॉम कहूँगा कि मार्केट लीडर के साथ रह सकते हैं। वैसे ही अब 3 ही प्लेयर्स रह गए हैं सरकारी प्लेयर को बिना काउंट किए हुए, बट टेलीकॉम में जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा करेंगे। 5G रोल आउट आएगा अगले 1-1.5 साल में, हो सकता है वहाँ कुछ इनको मिले। बट आपके पास और एक कहूँगा, जो ऑटो अभी पिछड़ गया है जी। अजय, वेरी क्विकली, समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है। आपने फाइनेंशियल से बात की कि वहाँ आप पॉजिटिव हैं, तो फाइनेंशियल्स को आप कैसे खेलेंगे? प्राइवेट बैंक्स जैसे कोटक ने आज दिखाया अपने एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, या पीएसयू बैंक्स जहाँ पोजीशंस आ रही हैं वापस वर्स्ट इज ओवर वाली जो प्रियंका ने भी बात की, या एनबीएफसीज? प्राइवेट बैंक्स मैं कहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। PSU बैंक्स में जो टॉप 3 है, यस डेफिनेटली दे आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है, उनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ज़्यादातर PSU बैंक स्पेशल सिचुएशन प्ले रहेगा मिड और स्मॉल कैप्स में कि इस साल तो नहीं होगा डिसइन्वेस्टमेंट, अगले साल ही उनका नंबर लगेगा। तो अगर आप देखना चाहें तो अगले क्वार्टर तक, जनवरी तक आप देख सकते हैं उधर। बाकी मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे पहले, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि वो सेफ भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रियल एस्टेट की। प्राइवेट लोन्स चलता रहेगा, वो अच्छा करती रहेंगी कंपनीज, तो वो भी एनबीएफसीज वो तीसरे नंबर पे आएंगी, ये मैं कहूँगा। पीएसयू बैंक स्पेशल सिचुएशन है। अब आप जो टॉप 3 है वो तो इकोनॉमी के साथ सरोगेट है, बट इकोनॉमी खेलनी है तो टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स बेटर हैं, वो मार्केट शेयर ले रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट ग्रोथ 5 से 6% चल रहा है और आपके जो टॉप टीयर प्राइवेट बैंक्स हैं वो 12 से 15% ग्रो कर रहे हैं, तो वो मार्केट शेयर खा रहे हैं, किसी ना किसी का मार्केट शेयर खा रहे हैं, और वो मार्केट शेयर आ रहा है पीएसयू बैंक से। तो पीएसयू बैंक स्पेशल सिचुएशन रहेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट आए, तो इसलिए जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको खरीदा जा सकता है। जनवरी तक देखेंगे, अभी जल्दी है उसके लिए, क्योंकि इस साल में तो आएगा नहीं उनका विनिवेश, अब आएगा अगले साल ही। तो बजट से पहले एक टाइम रहेगा जब पीएसयू बैंक्स खरीदने चाहिए, और वो राइड करना चाहिए फरवरी के चलते। राइट, ऑल राइट अजय, आज हम आपको जाने देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके।